हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ जूही गुप्ता और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हिंदू के आर्टिकल्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो पहला आर्टिकल है IMF फोरकास्ट इंडियाज़ इकोनॉमी ग्रो 6.8% दिस फिस्कल ईयर। तो IMF हर साल एक रिपोर्ट लाती है विच इज़ कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो इसमें ये हर कंट्री की GDP ग्रोथ को प्रोजेक्ट करती है और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का ग्रोथ दैट इज़ 6.8%। ठीक है, इसका रीज़न इन्होंने दिया है क्योंकि IMF ने ऑब्ज़र्व किया है दैट देयर इज़ ग्लोबल रिसेशन गोइंग ऑन, प्लस रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इन सारे कारणों की वजह से IMF ने ये GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है हर कंट्री के अलग अलग। ठीक है, तो IMF ने इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया है ओवरऑल वर्ल्ड का विच इज़ 4.6। ठीक है, तो विल सी लेटर व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। ओके, तो लेट्स सी IMF के बारे में कुछ पॉइंट्स। IMF इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये शुरू हुआ था जुलाई 1944 में इन UN कॉन्फ्रेंस विच इज़ हेल्ड एट ब्रेटन वुड्स में UN कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था दैट वी हैव टू स्टार्ट IMF। ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, ये है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। इसके टोटल मेंबर्स है 190। ठीक है, 190 टोटल मेंबर कंट्री है एंड यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट कि इंडिया IMF का फाउंडिंग मेंबर है। ओके, तो IMF करती क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ IMF, इसे क्यों स्टार्ट किया गया था। तो IMF शुरू किया गया था बिकॉज ऑफ दीज 3 क्रिटिकल मिशन। ठीक है, ये मेन 3 रीज़न है जिसके लिए IMF को शुरू किया गया था। तो IMF करती क्या है कि ये आपको मॉनेटरी कॉपरेशन प्रोवाइड करती है टू कंट्रीज़। ओके, डिफरेंट कंट्रीज़ को लोन्स भी प्रोवाइड करती है, प्लस दे ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। कोई भी सजेशन किसी कंट्री को चाहिए रहे फाइनेंस से रिलेटेड तो IMF प्रोवाइड दैट एज वेल। प्लस वो हर कंट्रीज़ को ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपैंड करने में भी हेल्प करती है। दे प्रोवाइड पॉलिसीज़ ताकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो एंड उनके लॉसेस ना हो, उनके प्रोस्पैरिटी को कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो ये सारे रीजंस की वजह से IMF को शुरू किया गया था। लेट्स सी द अदर कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपने खुद नोटिस किया होगा कि हर साल कुछ साल मतलब जो 10 साल पहले आप जो सामान जिस प्राइस में लाते थे आज के डेट में उस कमोडिटी की वो प्राइस नहीं है, वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो जब प्राइस में इंक्रीज़ होती है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन होने के कुछ डिफरेंट कॉजेज़ हैं, रीजंस हैं। लेट्स सी दोज। द फर्स्ट कॉज इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब मार्केट में किसी भी गुड्स या सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है बट सप्लाई उतनी ही रहती है या फिर कम हो जाती है, तो हम उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। वेयर डिमांड इंक्रीज बट सप्लाई रिमेन्स द सेम और डिक्रीजेस। ठीक है, द नेक्स्ट कॉज इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो उस वजह से उस गुड्स की प्राइस में भी इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इसका मेन रीज़न है अगर रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ गई है या लोगों की इनकम बढ़ चुकी है तो उस वजह से प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो गुड्स की फाइनल प्राइस में भी इंक्रीमेंट होता है। सो वी कॉल इट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। द थर्ड कॉज इज़ बिल्ट इन और वेज प्राइस इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि अगर जब वर्कर्स सैलरी इंक्रीज़ करने की डिमांड रखते हैं ओनर्स के सामने तो ओनर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए दे इंक्रीज़ द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, क्योंकि जब जो वेज वो अभी तक दे रहे हैं एंड जो प्रॉफिट मार्जिन वो अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब वर्कर्स डिमांड करेंगे कि उन्हें ज़्यादा सैलरी चाहिए तो उनके प्रॉफिट कट होंगी, तो वो प्रॉफिट मार्जिन वो सेम मेंटेन करने के लिए वो
गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट रीज़न इज़ मॉनेटरी इन्फ्लेशन। तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन आपको मनी सप्लाई से रिलेटेड होता है। इकोनॉमी में जो भी मनी सप्लाई हो रही है कंट्री में, अगर मान लो मनी सप्लाई बढ़ चुकी है, अगर आरबीआई ज़्यादा नोट छाप दे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाए, तो लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे। अगर मान लो कोई कंज्यूमर अगर 1 kg शुगर ख़रीद रहा है, कल को वो 2 kg शुगर ख़रीदने लगे, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतना ही रहेगा, तो वो फिर इन्फ्लेशन का रीज़न बन जाता है, ठीक है। लेट्स सी इन्फ्लेशन मेजर कैसे करते हैं। इंडिया में बेसिकली 2 तरीके से इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, दैट इज़ CPI एंड WPI। लेट्स सी CPI। CPI इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस आप अभी पे कर रहे हो उसे कंपेयर किया जाता है बेस ईयर के प्राइस से, एंड देन जो भी उस कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीमेंट होता है वी कैलकुलेट इट एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो अभी बेस ईयर क्या है CPI कैलकुलेट करने का, इट इज़ 2012, एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी CPI डेटा को ही यूज़ करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अच्छा, RBI का टारगेट क्या है इन्फ्लेशन रेट को मैनेज करने का? RBI का इन्फ्लेशन रेट टारगेट है 4% विथ अ रेंज ऑफ +& -2%। मतलब RBI टारगेट करती है कि कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% के बीच में रहे, ठीक है, एंड ये कैलकुलेट करती है यूजिंग CPI डेटा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ WPI। WPI इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब होता है किसी भी गुड्स के होलसेल लेवल पे क्या प्राइस है, उसमें जो इंक्रीमेंट होती है कंपेयर टू इट्स बेस ईयर, उससे कैलकुलेट किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का पहले बेस ईयर था 2004 एंड 5, बट 2017 में से चेंज कर दिया गया है टू 2011-12, ठीक है। तो ये था WPI। एक और तरीका है जिससे इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, विच कॉल इट PPIM, दैट इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो सेल कर रहे हैं उसका प्राइस को कंपेयर किया जाता है विद देयर बेस ईयर, एंड दे कैलकुलेटेड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये आपको बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही फोकस करता है। ये इंडिया में अभी इतना फेमस नहीं है। सो इंडिया में यू हैव टू रिमेंबर CPI एंड WPI, ये दोनों तरीके से ही इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। एंड इन्फ्लेशन टारगेट इंडिया का क्या है, दैट इज़ 4% विद द रेंज ऑफ +- 2%, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इस न्यूज़ आर्टिकल में, एक और कॉन्सेप्ट आपने देखा है, दैट इज़ स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब है जब इन्फ्लेशन कंट्री में हो रही है, ठीक है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। मतलब किसी भी कमोडिटी की प्राइस तो बढ़ रही है बट लोगों के पास उसे खरीदने की क्षमता नहीं आ पा रही है, उनकी जॉब्स नहीं है उनके पास, तो उनकी खरीदने की क्षमता नहीं गिर रही है, तो वहाँ पे एक स्टैगनेंट सिचुएशन आ जाता है, एंड वी कॉल इट स्टैगफ्लेशन। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ Inequality, unemployment and inflation at an all-time high in India, says प्रकला प्रभाकर। प्रकला प्रभाकर जी ने कहा है कि कंट्री में अभी इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, एंड इनका कहना है कि ये सबसे ज़्यादा 20 से 25 साल के उम्र के लोगों के बीच में है, ठीक है। क्योंकि आप आजकल देख रहे हो कि लोग ज़्यादातर ऑप्ट कर रहे हैं फॉर हायर स्टडीज़। आफ्टर ग्रेजुएशन दे आर नॉट गोइंग फॉर जॉब, but they are going for higher education. They are going for masters and PhDs, or some students are going for government exam preparation. तो इन सब के वजह से they are unemployed. तो इस वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर एक और फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है, दैट इज़ दिस बुक द क्रूड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया। इस बुक के ऑथर भी प्रकला प्रभाकर जी ही हैं, ठीक है। लेट्स सी द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन हमने पिछले आर्टिकल में देख लिया है।
यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ऐसा एक कंडीशन जहाँ पे एक इंडिविजुअल चाह रहा है कि वो नौकरी करे बट उसे एक सूटेबल जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वी कॉल दैट पर्सन अनएम्प्लॉयड। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है विच इज़ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, तो लेट्स सी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? फर्स्ट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन है जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। लेट्स सी द बेस्ट एग्जांपल इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोग एम्प्लॉयड होने चाहिए, जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो वी कॉल इट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके वजह से उनकी इनकम रेट भी कम होती है, उनकी सिचुएशन भी नहीं सुधर पाती है, तो वी कॉल इट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप उस जॉब में फिट नहीं बैठ रहे हो। मतलब जो मार्केट की डिमांड है, जो स्किल मार्केट में चाहिए उस जॉब के लिए, वो स्किल आपके पास नहीं है, तो देयर विल बी अ मिसमैच बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटी एंड द स्किल विच यू हैव, तो वी कॉल इट स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। द थर्ड टाइप इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सीज़न के हिसाब से, मतलब अगर जैसे मान लो आप एग्जांपल ले लो कि अभी शादी का सीज़न अगर है, तो यहाँ पे अभी बैंड बाजा या क्रिएटर्स, इन लोगों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी मिल रही है, उन लोगों के पास अभी काम ज़्यादा है। बट जैसे ही शादी का सीज़न ख़त्म होगा तो उनको उतनी काम नहीं मिल पाएगी, तो दे विल बी अनएम्प्लॉयड फॉर फ्यू मंथ्स, तो इसे हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, द फोर्थ टाइप इज़ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मार्केट में कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, कोई मशीन नहीं आ गई है। मान लो फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में कोई एक वर्कर काम कर रहा है, वो पुरानी मशीन पे काम करना जानता था बट नई मशीन पे उसे काम करना नहीं आता, वो नॉलेज उसके पास नहीं है, तो उस वजह से उसकी जॉब जाएगी, तो वी कॉल इट टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम्स में जनरली पूछ देते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज द एम्पॉक्स वायरस यूजेस अ जीनोमिक अकॉर्डियन टू इवॉल्व एंड इन्फेक्ट ह्यूमन। तो 2022-23 में ऑल अराउंड द ग्लोब एम्पॉक्स वायरस के काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं। इसका प्रीवियस नेम मंकी पॉक्स था एंड नाउ इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज एम्पॉक्स। ये एक वायरल डिजीज़ है एंड लाइक पॉक्स वायरस इट इज़ अ DNA वायरस। ओके, ये आपको ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है लाइक what kind of disease is mpox virus? Is it a viral disease or bacterial disease or fungal disease? So like this question can be asked from this news. Okay, so the next news article is the challenges of renewable energy. So UN Climate Change Executive Secretary ने कहा है कि आने वाले 2 साल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे प्लानट के लिए, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट के वजह से नेचुरल फॉरेस्ट्रेशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसकी वजह से रेगुलर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखी जा रही है, प्लस ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में देखा होगा अबाउट बेंगलोर सिचुएशन। बेंगलुरु में क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे पॉन्ड्स एंड लेक्स की जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई, जिसके वजह से वहाँ पे वाटर बॉडीज़ कम हो गए एंड उस वजह से वहाँ के ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा था। देयर वाज नो फ्रेश वाटर, जिसकी वजह से वहाँ लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड देयर वाज अ वेरी बैड सिचुएशन इन बेंगलोर। एंड अभी भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है, वहाँ अभी भी पानी की दिक्कत चल रही है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट UN क्लाइमेट चेंज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने दिया है। इन सब की वजह से क्या होता है ना कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सारे गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। एंड अभी जो कंट्री में मॉडल हैं टू रिड्यूस दिस
ग्रीन हाउस गैस एमिशन वो काफ़ी अनसस्टेनेबल एंड अनइक्विटेबल है। ऑल्दो इंडिया का एम है कि 2070 तक वी विल अचीव नेट ज़ीरो GHG, बट इसके लिए दे हैव टू वर्क ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, और वो भी काफ़ी लार्ज स्केल में, ठीक है, तभी ये एम हम अचीव कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सबसे ज़्यादा अभी कौन से रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है, दैट इज़ सोलर एनर्जी। आपने भी देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी सारे सोलर पार्क्स एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू हो चुके हैं। तो लेट्स सी क्या हाल है अभी सोलर पार्क्स का। तो विल कंपेयर टू प्लेसेस जहाँ पे सोलर पार्क्स, इंडिया के लार्जेस्ट सोलर पार्क्स लगे हैं, इन भादला एंड इन पावागढ़। इन दो जगह पे सोलर पार्क्स सेटअप किए गए हैं। तो भादला में क्या देखा गया कि वहाँ के लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वहाँ के जो कल्टिवेबल लैंड्स है जिन्हें वो ओरांस बोलते हैं, उनकी लैंड जाने लगी, क्योंकि वहाँ पे सोलर पार्क्स एंड दिस प्लेट्स को सेटअप करने के लिए उन्हें लैंड चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये लैंड वो उस लैंड पे सेटअप करने लगे, जिसकी वजह से उनकी ये ओरान लैंड उनके हाथ से जाने लगी, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ स्टॉक जो कि भेड़ बकरी गाय को चराने के लिए जो भी लैंड है उसकी भी कमी पड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें वो अपने लाइफ स्टॉक्स को बेचना पड़ा एंड दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ पावागढ़ में क्या देखा गया कि वहाँ पे लोगों की एनुअल इनकम बढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ के जो लैंड है ना वो ड्रॉट प्रोन थे, वो कल्टिवेबल लैंड नहीं थे। तो वो लोग गवर्नमेंट को वो अपने लैंड को लीज पे देने लगे, जिसके वजह से उनकी एनुअल इनकम में बढ़ोतरी हुई एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। तो इससे हम क्या समझते हैं कि सोलर पार्क्स डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया पे डिफरेंट इम्पैक्ट देती है, ठीक है। तो ये था अबाउट सोलर पार्क्स। इसके अलावा और क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो सकते हैं टू इंक्रीज द रिन्यूएबल एनर्जी वर्क इन अ कंट्री, दैट कुड बी विद एक्सपेरिमेंटिंग विद द ओनरशिप मॉडल। मतलब कि सोलर पावर पार्क्स हैं तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के ही क्यों हो सकते हैं, ये लोग अपने भी प्राइवेट लैंड पे ये पार्क्स सेटअप कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ओनरशिप मॉडल, कि गवर्नमेंट की जगह आप अगर प्राइवेट लैंड पे भी अगर आप ये पार्क सेटअप कर रहे हैं तो यू कैन टेक द परमिशन एंड यू कैन सेटअप। तो इस मॉडल के बारे में अभी गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है एंड दे आर एक्सपेरिमेंट विद दिस मॉडल कि ये मॉडल सक्सेसफुल होता है या नहीं। प्लस लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, क्योंकि काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो पिछले कुछ सालों में हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लॉसेस हुई हैं ऑन दिस रिन्यूएबल एनर्जी एंड नेचुरल फॉरेस्टेशन, उन सारों को कवर करने के लिए गवर्नमेंट इज़ वर्किंग मोर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑन अ लार्ज स्केल डेवलपमेंट, ठीक है। The next news is preparing India for water stress, climate resilience. तो हर दिन न्यूज़पेपर में आपको एक आर्टिकल रिलेटेड टू हीट वेव देखने को मिल रहा होगा एंड IMD ने ये प्रेडिक्ट किया है कि अप्रैल से जून तक डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको हीट वेव एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। तो इंडिया के लिए ये वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर मैनेजमेंट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड के 18% पॉपुलेशन रहते हैं इन 2.4% ऑफ अर्थ सर्विस एंड ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड के इंडिया के पास 4% है, ठीक है। इस वजह से आप ये डेटा देख के समझ सकते होगे कि इंडिया के लिए वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर मैनेजमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो अगर देखा जाए तो इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ता है, क्योंकि इंडिया में 45% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है एंड दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। आपको भी पता है कि जो भी किसान हैं वो ज़्यादातर बारिश पे ही डिपेंडेंट होते हैं इंडिया में, तो इस वजह से उनके लिए ये बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट क्या करती है टू वाटर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट अभी 3 इंग्रेडिएंट्स है फॉर वाटर सिक्योरिटी।
फर्स्ट इज़ वाटर गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्कीम्स लाती है फॉर वाटर सिक्योरिटी, लाइक जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना। ये सारे स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं ताकि वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके लोगों को, ठीक है। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट फॉर वाटर सिक्योरिटी, नेक्स्ट क्या तरीका है वाटर सिक्योरिटी के लिए, दैट इज़ जुडिशियस यूज़ ऑफ ग्रीन एंड ब्लू वाटर। ग्रीन एंड ब्लू वाटर को सही तरीके से यूज़ करना। विल सी लेटर व्हाट इज़ ग्रीन एंड ब्लू वाटर, ओके। तो तीसरा तरीका है कि रेज मनी फॉर क्लाइमेट एडाप्शन इन वाटर सेक्टर। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो कि एक किसी फार्मर के खेत में वो इरिगेशन पंप से वो पानी दे रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो सीन कि उसके वजह से काफ़ी पानी वेस्टेज भी होती है, तो ही नीड्स अ ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। उसके लिए ही नीड्स अ लोन। तो गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टूल्स लाइक लोन्स एंड अदर थिंग्स, जिससे ये उन्हें प्रोवाइड किया जा सके, ये सारी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जा सके, वो अपने खेतों में ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम लगा सके या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगा सके, जिससे पानी कम वेस्ट हो, पानी एफिशिएंटली यूज़ हो। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट फॉर दिस। सो व्हाट इज़ ब्लू वाटर? जो भी वाटर बॉडीज वी सी लाइक रिवर्स, लेक, ग्राउंड वाटर और फ्रोजन वाटर, वी कॉल इट ब्लू वाटर। एंड ग्रीन वाटर हम फ्रेश वाटर्स को कहते हैं, जो आपको प्लांट सॉइल्स या रेन्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोपिक एल्गी प्रेजेंट होते हैं। वी कॉल इट फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। ये एल्गी इन सारे प्लांट्स के पास है। आप सॉइल में अगर पानी है तो वहाँ पे आप देखते हो ना ग्रीन ग्रीन सरफेस पे आ जाते हैं एल्गी, वी कॉल इट फाइटोप्लैंक्टन। सो वी कॉल दैट वाटर एज ग्रीन वाटर, ओके। द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एक्सीड 2023-24 टारगेट। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में जो टारगेट रखा गया था उससे नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ चुका है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है फ्रॉम 50.06 टू 53.3%। तो ये डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू सी द कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स? सो जो टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, ठीक है, वो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो कि आपके इंटरमीडियरीज के द्वारा कलेक्ट की जाती है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते। जैसे सेल्स टैक्स हो गया या वैट। अब जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे आप जो टैक्स पे कर रहे हो, या किसी भी कमोडिटी को जो आप ख़रीद रहे हो दुकान से, उस पर जो टैक्स पे कर रहे हो, वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो पे नहीं कर रहे हो ना, वो आप रेस्टोरेंट्स को या उस शॉप ओनर्स को उस प्रोडक्ट पे कर रहे हो। तो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो व्हाट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है। जब हम फैक्टर कॉस्ट में ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं, मतलब आपके फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन कॉस्ट, जो एक कमोडिटी को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगा, उसके बाद वो फैक्ट्री से रिटेलर तक, उस शॉप पे पहुंचने तक, उस पे जो भी टैक्सेस इंक्लूड हो रहे हैं, वो सारे टैक्सेस को इंक्लूड करके वो बनता है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो वो से उस बीच में जो भी टैक्सेस लगते हैं उन्हें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। गॉट इट? सो दिस वाज द न्यूज़ आर्टिकल फॉर टुडे। लेट्स सी सम क्विज क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ अनवील्ड upgraded AI assistant powered by Llama 3, and the right answer here is B, Meta. Okay, so this is just a factual question, ये आप याद कर सकते हो। The next question is who is appointed as the vice president and MD of the region of Intel? तो इसका करेक्ट आंसर आप बताओ। You can write it in comment section also. And the correct answer here is C, Santosh Vishwanath.
The third question is, India is committed to achieve debris-free space mission by year? And the correct answer here is A, 2030. 2030 तक इंडिया विल अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन. पिछले वीडियोस में भी मैंने एक न्यूज़ कवर किया था दैट PSLV एक्सपोसैट मिशन हैज़ लेफ्ट ज़ीरो डेब्रिस इन स्पेस. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज C, रशिया. ओके, रशिया का ये स्पेस रॉकेट है अंगारा A5 जिसे उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, हु इज़ गोइंग टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस एज अ टूरिस्ट? तो पहला इंडियन ट्रैवलर कौन होगा जो स्पेस में एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करेगा? एंड ही इज़ गोपी थोटाकुरा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ISRO Chief S. Somanath has planned the Chandrayaan 4 mission for which year? Chandrayaan 4 mission किस साल प्लान हुआ है लॉन्च करने के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज 2040. सो एस सोमनाथ ने प्लान किया है कि चंद्रयान 4 मिशन को हम 2040 तक लॉन्च कर देंगे. चंद्रयान 4 मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? इट विल कलेक्ट लूनर सैंपल और वो अर्थ पे ये सैंपल वापस लाएगी फॉर एनालिसिस. चंद्रयान 3 का क्या ऑब्जेक्टिव था? वो किस मिशन से गया था? इट वॉज द मिशन ऑफ चंद्रयान 3 वॉज टू सॉफ्ट लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैव recently been appointed as joint director in CBI? And the correct answer here is A, Anurag Thakur. Next question is, which anniversary of Jallianwala Bagh massacre is celebrated on 13th April 2024? किस साल ये इस साल कौन सा एनिवर्सरी मनाया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज A, 105th एनिवर्सरी. जलियांवाला बाग में क्या हुआ था आप लोगों को तो पता होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं. सो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे. उस दिन बैसाख था तो बहुत सारे लोग बैसाख सेलिब्रेट करने के लिए आए थे एंड कुछ लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए थे अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, क्योंकि इस एक्ट के अंडर 2 नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया गया था. तो इसी अरेस्ट के प्रोटेस्ट में वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे एंड देवर ऑर्गेनाइजिंग. तो जनरल डायर ने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि सारे लोगों पर शूट एंड साइट कर दिया जाए, जिसके वजह से काफ़ी लोगों की जान गई थी. वहाँ पे एक ही एग्ज़िट गेट था, उसे बंद करके सारे लोगों पे गोलियां चला दी गई थी. तो व्हाट इज़ रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे काफ़ी इमरजेंसी पावर गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहा है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स तो उन्हें बिना किसी डिटेंशन के जेल में डाल दिया जाएगा एंड विदाउट एनी ट्रायल ऑल्सो फॉर 2 years. 2 साल तक उन्हें बिना किसी ट्रायल के जेल में डाला जाएगा. तो ये था रोलेट एक्ट. इसी के अगेंस्ट जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था जिस पे जनरल डायर ने ये ऑर्डर दिया था और वहाँ गोलियाँ चलवाई थी. तो इस मैसेकर की वजह से वहाँ पे हज़ारों लोगों की जान गई थी एंड 2024 में इस कांड का 105वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ऑर्बिट द अर्थ इन स्पेस? एंड द करेक्ट आंसर इज यूरी गैगरिन. ठीक है. ये पहले पर्सन हैं जो अर्थ के स्पेस में ऑर्बिट कर चुके हैं. ठीक है. ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आपको इसे बस याद करना है क्योंकि वनडे एग्ज़ाम्स या और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे करंट अफेयर्स भी पूछ दिए जाते हैं. सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़,
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया का क्या रैंक आया है इस बार? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 10th रैंक। तो ये रिपोर्ट आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड UNSW के द्वारा दी जाती है। एंड इस साल इस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक किसने हासिल किया है? इट इज़ रशिया ने टॉप किया है, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना एंड USA। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।